और इस वक्त हमारे साथ गोवा की लिस्ट पर ख़ासतौर पर चर्चा करने के लिए योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ रहे हैं पणजी से। योगेश, इधर तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है लेकिन राजनीतिक तापमान काफ़ी ज़्यादा है। गोवा में जो भौगोलिक तापमान है वो इस समय थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जो राजनीतिक तापमान है वो लिस्ट के आने के बाद, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के आने के बाद गोवा का राजनीतिक तापमान आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और ख़ास तौर पर इसलिए कि विपक्ष के भी बहुत सारी पार्टियों ने बहुत सारे नामों का ऐलान कर दिया है, ख़ासतौर पर कांग्रेस ने भी। बिल्कुल सही कहा लालचंद्र आपने। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि एक के बाद एक सूची जारी की गई है हर एक पार्टी की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की भी सूची आज आ गई। इसके अलावा जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें अब तक दिखी है वो ये दिखी है कि जो पार्टियों के बीच में ये चर्चा चल रही थी कि एक बीजेपी के पैरेलल एक फ्रंट खड़ा किया जाएगा, वो चीज यहाँ पर धरातल पर धाराशायी हो गई। इसकी कई वजह रही। एक तो महत्वाकांक्षाओं का टकराव रहा, क्योंकि जो खास करके आम आदमी पार्टी और टीएमसी को लेकर बातें हो रही थी वो चीजें जो है वो जम नहीं पाई, क्योंकि वो पुराना गीत आपको याद होगा कि हम तुमसे मोहब्बत करके सनम हंसते भी रहे रोते भी रहे, वो वाली बात यहाँ पे हो गई और टीएमसी और आपके बीच में मामला कहीं ना कहीं फंस गया, क्योंकि दोनों को सीटें चाहिए थी और दोनों अपने अपने दांव खेल रहे थे। इसके अलावा अगर मुख्य पार्टी की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, अगर इन दो पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक वन गो में कोशिश की थी कि सारे कैंडिडेट्स का जो नाम है वो आएगा। हालांकि ये कल आने वाला था लेकिन आज वो आया है। 34 नामों की सूची जो है वो आज आ गई है। अब इसके बाद जो है सबसे जो नजर है वो उत्पल परिकर पे लगी हुई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो कि यहाँ के भी प्रभारी हैं चुनाव के, उन्होंने भी कहा है कि दो विकल्प उनको दिए गए थे, एक पे वो विकल्प पे बात नहीं बन पाई, दूसरी पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस ने जो है एक तरीके से कहें तो पीठ दिखा दिया है इन दोनों पार्टियों को, जो शिवसेना और एनसीपी जिसके साथ वो महाराष्ट्र में सरकार में है, महाविकास आघाड़ी, यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला फंस गया। चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, दोनों ने एक सुर में कह दिया है कि कांग्रेस से उनकी जो है, कांग्रेस को उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई है। अब ये चीज कहीं ना कहीं जरूर असर डालेगी चुनाव पे, क्योंकि अगर आप वोटर्स देखें, जो वोटर्स हैं, तो जो अगर कोई नन बीजेपी वोटर्स अगर हैं तो उनके सामने ये सवाल होगा कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि एक तो क्लियर कट गठबंधन नहीं है, प्लस जो पार्टियां हैं उनमें जो मुद्दों को लेकर अभी स्पष्ट स्थिति बनी नहीं है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। हालांकि जो आश्वासन होते हैं जनरली कि हम आएंगे तो अलग अलग चीजें जो है, चाहे वो फ्री वाटर की बात जो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम मुफ्त में ये सब कुछ देंगे, कांग्रेस भी रोजगार को लेकर बोली है, लेकिन बाकी राज्यों में जिस तरह की चीजें हैं, काफी मैच्योर शहर है, पर्यटक यहाँ आते हैं बड़ी संख्या में, जो लोग हैं यहाँ के वो काफी ज्यादा अवेयर हैं क्या क्या चीजें हो रही है, क्या चीजें हैं जो पार्टियां सिर्फ बोल सकती हैं वो कर नहीं पाती हैं, तो कर नहीं सकती क्योंकि लीगल हर्डर से अगर आप माइनिंग को देख लें तो माइनिंग का मामला चूंकि कानून सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो कोई पार्टी अगर कुछ बोल रही है तो भी वो कर पाएगी ऐसा लगता नहीं है, तो लोगों को ये सब चीजें मालूम है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो लोग हैं वो पार्टी के मुद्दे जो वो रखते हैं उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी से भी मैं इस पर टिप्पणी लेता हूं। रामकृपाल जी, अबे हमारे संवाददाता ने कहा कि वहाँ पर एक पुरानी फिल्म का गीत उन्होंने कहा, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे हंसते भी रहे, लेकिन लगता ये है कि टीएमसी को और आपको जो विपक्षी एकता की कोशिश थी उसको लेकर के एक गाना मुझे भी याद आ रहा है, मीत ना मिला रे मन का। आपको क्या लगता है ये विपक्षी एकता की जो कोशिश है और ख़ास तौर पर ये महाअगाड़ी की जो गाड़ी है, ये कोंकण रेलवे से जब मुंबई से गोवा गई तो वो पटरी पर से उतर गई,